Hello everyone, I am Harmeet Kaur from BCom SF third year from Sanatan Dharm College, Ambala, Kent. Today I am presenting a topic globalization. In today's video, we will going to discuss about the introduction of LPG, background of LPG, meaning of globalization and some effects, positive and some negative effects of globalization. First of all, LPG. LPG क्या है, क्यों आया, किस ईयर में आया, इसके आने के बाद क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारी इंडिया की इकॉनमी बिल्कुल नीचे जाने लगी थी, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ख़त्म होने लगे थे, हमारा BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट उसमें बिल्कुल डेफिशिएट आ गया था, तब कुछ ऐसा लाया गया इंडियन इकॉनमी में जिसने पूरी पिक्चर को बदल के रख दिया। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव एंड जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी टीम, उन्होंने कुछ ऐसा लाया जिससे पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। एक्चुअली उन्होंने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको अडॉप्ट किया। हुआ क्या था, लिबरलाइजेशन में क्या होता है, लिबरलाइजेशन में क्या किया गया था कि जो भी हमारे ट्रेड बैरियर्स और जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी या कोई एंट्री जो थी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जो भी एंट्री पे, उनकी ग्रोथ पे या उनके ट्रेड पे जो भी बैरियर्स जो थे उनको रिमूव कर दिया गया था। 1956 में जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है ना, उसकी ग्रोथ के ऊपर रोक लगा दी थी। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भी जो भी इंडस्ट्री होगी, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, उसको लाइसेंस लेना इंपॉर्टेंट है। विदाउट लाइसेंस ना तो कोई इंडस्ट्री सेटअप हो सकती है और ना ही जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो ना तो ग्रोथ कर सकती है। तो इस कारण से क्या हुआ था कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर जो था वो बिल्कुल पीछे रह गया था उस टाइम पे। तो लिबरलाइजेशन में ये कहा गया कि भी अगर आपने इकॉनमी को बचाना है तो लिबरल तो करना ही पड़ेगा, आज़ादी तो देनी पड़ेगी, छूट तो देनी पड़ेगी, ये बैरियर्स को तो रिमूव करना ही पड़ेगा। तो लिबरलाइजेशन कॉन्सेप्ट को लेके आया गया। सेकंड, प्राइवेटाइजेशन में क्या था कि जो भी गवर्नमेंट की जो भी इंडस्ट्रीज जो थी, उनका जो ऑनरशिप, उनका जो शेयर, उनके जो स्टेक, उसको ट्रांसफ़र कर दिया प्राइवेट की तरफ। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हाँ, जो तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री संभाल सकती थी उनको तो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको प्राइवेट कर दिया। तो प्राइवेटाइजेशन में ये हुआ था। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन को हम एंटायर वीडियो में पढ़ने वाले हैं, बट नाउ आई एम टेलिंग यू द बेसिक मीनिंग। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेशन करना अपने डोमेस्टिक इकॉनमी को वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ, मतलब कि इंडियन इकॉनमी को दुनिया की इकॉनमी, वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ जोड़ना, ये है ग्लोबलाइजेशन का मतलब। अब आता है कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में ये है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 के टाइम पे, तब हम क्या कर रहे थे, हम सोशलिस्ट इकॉनमी की तरफ हमने ट्रेंड किया। सोशलिस्ट इकॉनमी का मतलब होता है कि सोसाइटी ओरिएंटेड, मतलब कि सोसाइटी के हित में काम करना, और जितना भी कंट्रोल था ना वो गवर्नमेंट के हाथ में था। तो क्या था कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो भी प्राइवेट कंपनीज जो थी, उनकी एंट्रीज जो थी उनके ऊपर बिल्कुल ही रोक लगा दी थी। और क्या हुआ था कि सिर्फ जो मतलब 5-6 जो इंडस्ट्रीज थी ना वही वर्क कर रही थी, उसके अलावा और कोई इंडस्ट्रीज जो थी उन पर रोक लगा दी थी, और ये जो काम था ये सालों तक चलता रहा था। उसके बाद जब हमने क्या किया, 5 ईयर प्लान जो कि हमने रशिया से लिए थे, उनको हमने क्या किया, लॉन्च किया इंडियन इकॉनमी में। तो जो कि वो जो प्लान जो थे वो टारगेट ओरिएंटेड ग्रोथ देखी, बट इतनी ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि एक तो था रीज़न कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और पॉपुलेशन मतलब कि ग्रोथ ना होने का कारण आज भी पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, और तब भी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीज़न था ग्रोथ ना होने का। और जो पॉपुलेशन जो है वो कॉन्टिन्यूटी में इंक्रीज होती रही थी। और दूसरा कारण एक ये भी था कि जो गवर्नमेंट जो थी वो खुद ही करप्ट प्रैक्टिसेस कर रही थी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत थी, और एक ये था कि वॉर के कारण चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं पाई। एंड ये जो प्रॉब्लम जो थी ये पूरे वर्ल्ड के साथ थी, क्योंकि जो मैक्सिमम इकॉनमी जो थी सोसाइटी के लिए वर्क कर रही थी, बट अगर
कैपिटल जनरेट ही नहीं होगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ होना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए तो कैपिटल चाहिए। कैपिटल के लिए सोशलिस्ट इकोनॉमी तो हम वर्क कर ही नहीं सकती ना। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी से हट के अगर कुछ और लेके आया जाए तभी कैपिटल जनरेट हो सकती है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, 1980 में वॉशिंगटन कंसेंसस को लेके आया गया। इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट किया, बट इंडिया में ये इंडिया ने इसको इतने अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसके भी बहुत सारे कारण थे इसको एक्सेप्ट नहीं किया। बट इसके कारण जो ये कॉन्सेप्ट जो था, इसके कारण जितने लोगों ने इसको जिस कंट्रीज ने इन्हें बहुत अच्छे तरीके से क्या कहते हैं एक्सेप्ट किया था, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई। यहाँ तक कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ की। पर इंडिया जो है इससे पीछे रह गया, क्योंकि हमने इसको इतने अच्छे तरीके से अपने देश में एक्सेप्ट नहीं किया था। जो 5 ईयर प्लान्स जो थे, जो कि हमने रशिया से लिए थे, ये सोचा था कि ये जो है वो बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न यही था कि पॉलिटिकल विल नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी डिसीजन वगैरह जो थे वो गवर्नमेंट ने लेने थे। तो क्या था कि उस टाइम पॉलिटिकल विल नहीं थी। एंड उस टाइम पे ना एक बहुत बड़ा पंगा होता था लाइसेंस लेने का, कि भी कोई भी अगर इंडस्ट्री सेटअप होनी है, ग्रोथ करनी है, तो लाइसेंस तो इम्पॉर्टेंट है। लाइसेंस क्या होता है कि भी परमिट करना बिजनेस करने के लिए, किसी भी कंपनी को परमिट करना कि वो बिजनेस कर सकता है। तो उस टाइम पे लाइसेंस बहुत दिक्कत क्रिएट करता था, एंड इस चीज़ को लेके बहुत सारे स्कैम्स भी हुए थे उस टाइम पे। मतलब क्या था कि भी कागजों के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की, तो क्या होता है, आज भी ये होता है कि कागजों के अंदर तो सड़कें दिखा देते हैं, आज कागजों के अंदर तो हाईवेज दिख जाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल करप्ट भी बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, बहुत सारी करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही थी इन सब चीज़ों में। तो अब हम देखते हैं कि भी अब ये सारी चीज़ों को लेके हमने क्या किया जब हम एलपीजी लेके आए। अब अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन, अब मान लो अगर हमें ग्लोबलाइजेशन को अटेन करना है तो उसके लिए हमें प्राइवेटाइजेशन तो करनी पड़ेगी, और अगर प्राइवेटाइजेशन के लिए लिबरलाइजेशन तो मस्ट है ना। अब हुआ क्या था, क्यों लेके आए थे ये, क्योंकि बीओपी के अंदर बहुत सारी क्राइसिस आ गई थी, एंड जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं उनके कारण बीओपी के अंदर क्राइसिस आ गई थी। अब बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब कि एक कंट्री जो भी एक्सपोर्ट करता है, जो भी इंपोर्ट करता है, उसकी जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है ना, उसे हम बीओपी कहते हैं। तो बीओपी में क्या हुआ था कि अब एक कंट्री जो है, जैसे इंडिया जो है, वो क्या कर रहा था कि वो इंपोर्ट करी जा रहा था, करी जाता है। अब इंपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं एक्सपोर्ट के बदले, तो डेफिशिएट तो आएगा ही। तो ये कहीं ना कहीं बीओपी के अंदर क्राइसिस आ जाती हैं इन सब चीज़ों से। एंड उस टाइम पे क्या था, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत गंदे तरीके से ख़त्म हो जा रहे थे। सो इस चीज़ से बचने के लिए, अपनी इकॉनमी को डूबने से बचाने के लिए एलपीजी कॉन्सेप्ट को 1991 के अंदर लेके आया गया। फिर क्या है ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है। अब जो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के उसे समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या है कि एक कंट्री जो है, फॉर एग्जांपल इंडिया, एंड दूसरी कंट्री जो है वो है पाकिस्तान, नहीं, एक है इंडिया, एक हम ले सकते हैं यूएसए, और एक कंट्री जो है फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं जापान। अब कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं, कुछ यूएसए के अंदर हैं, कुछ जापान के पास हैं। अब अगर मान लो यूएसए को ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो कि इंडिया में अवेलेबल हैं, एंड इंडिया को कुछ ऐसे रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो कि जापान के पास है, तो पहले क्या था कि वो ये सब तो पॉसिबल नहीं था। बट ग्लोबलाइजेशन के आने के बाद क्या हुआ कि अब यूएसए को अगर कुछ भी चाहिए तो वो इंडिया से ले सकता है, इंडिया को जापान से कुछ चाहिए तो वो ले सकता है, अगर इंडिया कुछ बेचना है तो वो बेच सकता है, यूएसए कुछ बेचना है वो बेच सकता है। मतलब कि अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, सिर्फ
मतलब ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट ही नहीं हो रही, इसके अंदर हमारी कैपिटल की मूवमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजी की मूवमेंट हो रही है, लेबर की मूवमेंट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में। तो ग्लोबलाइजेशन में इन सब चीज़ों से क्या हुआ, ये जो चीज़ें हैं ये बनी एक ग्लोबल विलेज। मतलब अल्टीमेट जो एम जो था ग्लोबलाइजेशन का वो था कि एक दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की तरह देखना। मतलब कि ग्लोबलाइजेशन में क्या करना कि अपने देश की इकॉनमी को एक डोमेस्टिक मतलब इंडियन इकॉनमी को फॉर एग्जांपल कि एक डोमेस्टिक इकॉनमी को वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ जोड़ना। अब आज की डेट में कोई भी इकॉनमी इंडिया के अंदर आके ट्रेड कर सकती है ना, बल्कि वो यहाँ पे अपनी एक इंडस्ट्री सेटअप कर सकती है। इसके अलावा वो अगर चाहे तो हमारे रिसोर्सेज भी यूज़ कर सकती है, पर बदले में उनको इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी। तो ये है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मकसद ही यही था लेके आने का कि भी हम जो है एक ग्लोबल विलेज बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे हम क्या होगा कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन में क्या था कि भी जो ये रिफॉर्म्स जो आए थे इसका मेन एम ही यही था कि अपने देश की इकॉनमी को फास्टेस्ट इकॉनमी बनाना, मतलब कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव इकॉनमी बनाना। एंड जो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कुछ जो टैरिफ और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे, जो इंपोर्ट के ऊपर थे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो भी टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स जो थे उनको रिड्यूस कर दिया था, हमारी इकॉनमी को ओपन कर दिया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए कि फॉरेनर्स आके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भी जो एमएनसीज जो हैं वो इंडिया के अंदर उनकी एंट्री अलाउ कर दी कि आओ हमारे यहाँ बनाओ, बेचो, एक्सपोर्ट करो। एंड बहुत सारी कंपनी ने, फॉरेन कंपनीज ने क्या किया, इंडियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर लिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई, ज्वाइंट वेंचर सेटअप हुए अब्रॉड में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी जो चीज़ें जो हैं ये ग्लोबलाइजेशन हुई के कारण ही हुआ इंडिया में। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ये रिफॉर्म्स आए हैं वो तभी पॉसिबल हुआ। अब हम देखते हैं कि इसके क्या नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। पहली बात तो यह है कि हर एक कॉइन जो है उसके दो साइड्स होंगे। तो सिमिलरली अब ग्लोबलाइजेशन जो इसके बारे में इतनी सारी बात की है तो उसके कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स तो होंगे ही। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे? सबसे पहला पॉजिटिव इफेक्ट ये पड़ा कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड था ना वो इंक्रीज हो गया था ग्लोबलाइजेशन के कारण, क्योंकि जब हमने अपने देश की इकॉनमी को बिल्कुल ओपन कर दिया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, हमारे देश में कोई भी एमएनसी आके यहाँ सेटअप हो सकती है, ट्रेड कर सकती है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड जो था वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया था। इवन जो हमारे देश की जो जीडीपी है वो 1990 और 91 के बीच में वो 13.5% थी, जो कि इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ कि 2017 और 18 में वो 29% हो गई, जो कि बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा इंक्रीज है। तो ये सब कैसे हुआ कि सब कुछ जो पॉसिबल हुआ ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ कि हमारा जो फॉरेन ट्रेड जो था वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। अब जो इंडिया जो है वो बाहर बेच भी सकता है और बाहर के लोग हमारे यहाँ बेच भी सकते, यहाँ पे भी बेच सकते हैं। तो इंडिया जो है अब वो बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा फॉरेन ट्रेड जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और पोर्टफोलियो के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। इंडिया में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एफडीआई को 100% अलाउ कर दिया। उसमें क्या हुआ कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेड टेपिज्म नहीं है। तो 100% काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया। जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा एक्ट जो था, जो कि कहीं ना कहीं एक हिंड्रेंस थी हमारी फॉरेन कैपिटल के फ्लो के अंदर, उनके बीच में जो हिंड्रेंस थी, इस एक्ट को क्या किया, रिप्लेस कर दिया गया एक लिबरल एक्ट के साथ, जैसे फेमा एक्ट कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके साथ क्या किया कि इसको रिप्लेस कर दिया गया। और इसके अलावा क्या किया कि बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए, मतलब कि जो हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे ना उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए कि भी उन्हें अट्रैक्ट किया, मतलब बहुत अट्रैक्ट किया कि वो हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अब एफडीआई
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब कोई भी फॉरेन कंपनी क्या करती है, इंडिया के अंदर आके डायरेक्टली एक बिजनेस यूनिट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है, वो होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जब कोई भी फॉरेन कंपनी क्या करती है, शेयर्स या डिबेंचर्स को बाय करके उसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि भी आप क्या कर रहे हो कि दूसरी कंट्री के अंदर जाके एक होली ओन्ड कंपनी कर रहे हो, मतलब कि आप डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर जाके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक नई कंपनी को डायरेक्ट एक बिजनेस यूनिट को, एक न्यू कंपनी को सेटअप कर रहे हो, ठीक है, एक न्यू कंपनी को सेटअप कर रहे हो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो इससे क्या हुआ कि एफडीआई और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो थी ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गई थी। उसके बाद है हमारे पास कि भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी इंक्रीज हुए थे, कि भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ही तो कम पड़ रहे थे, तभी तो हमारी इकॉनमी डूब रही थी, है ना। तो क्या हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गए थे। जो इंडियन इकॉनमी का ग्लोबलाइजेशन से ये इफेक्ट पड़ा, हमारी इकॉनमी जब ओपन हो गई, हमारा फॉरेन ट्रेड इंक्रीज हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा, इंक्रीज हुआ वो भी। इंक्रीज इन फॉरेन कोलैबोरेशन, ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, प्रमोट किया कोलैबोरेशन को। अब जो फॉरेन कंपनीज जो हैं, उन्होंने बहुत सारी इंडियन कंपनीज के साथ क्या किया, कोलैबोरेट कर दिया। कोलैबोरेशन ना एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, जो कि टेक्निकल कोलैबोरेशन भी हो सकता है एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। अब जो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी क्या करती है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, तो उसे हम फाइनेंशियल कोलैबोरेशन कह देते हैं। अब जब टेक्निकल कोलैबोरेशन क्या होता है, जब कोई मॉडर्न फॉरेन टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो प्रोवाइड की जाती है किसी फॉरेन कंपनी के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं हम, टेक्निकल कोलैबोरेशन। तो कहीं ना कहीं फॉरेन कोलैबोरेशन में भी काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। हमारा जो मार्केट साइज जो है, ग्लोबलाइजेशन ने हमारे मार्केट साइज को भी बहुत हद तक एक्सपेंड कर दिया है। इंडिया ने क्या किया कि परमिट कर दिया बिजनेस यूनिट को कि अब क्या कर सकती हैं, इंडिया की बिजनेस यूनिट जो है वो बाहर जाके भी, मतलब आउट ऑफ द इंडिया बाउंड्रीज, वो क्या कर सकती हैं कि ट्रेड कर सकती हैं। अब बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो हैं वो भी काम कर सकती हैं, जैसे इंडियन कंपनीज हम कह सकते हैं, रिलायंस हो गया, विप्रो, टाटा स्टील, ऐसी बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज जो हैं जो कि अपना बिजनेस जो है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया के अलावा भी बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी कर रही हैं। तो इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के अंदर भी हमारा मार्केट साइज जो है वो भी एक्सपेंड हुआ है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की भी, टेक्नोलॉजी भी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से क्या होगा कि फॉरेन कंपनीज जब हमारे देश में आएंगी तो वो अपनी एडवांस सुपीरियर टेक्नोलॉजीज लेके आएंगी, तो इससे कहीं ना कहीं हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो मतलब टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई है। इवन बहुत सारी ऐसी इंडियन बिजनेस यूनिट्स हैं जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के अंदर यूज़ करती हैं। एंड सेकेंड एंड लास्ट एंड देन वी हैव कि भी हमारा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ है। अब जैसे बहुत सारी कॉरपोरेशन, मतलब एमएनसी जब हमारे यहाँ पे सेटअप हुई हैं, तो अब ये तो है नहीं ना कि भी एमएनसी जो होंगी अगर वो फॉरेन की हैं तो वो क्या करेंगे कि फॉरेन से, मतलब कि अगर फॉरेन की हैं तो वहाँ से फॉरेनर्स को बुलाएंगे कि हाँ जी हाँ आके काम करो, नहीं, वो क्या करेंगे कि जो लोकल एरिया के जो भी लोग हैं, या जो भी आसपास के, या जो भी स्टेट के पास जो भी लोग हैं, उन्हें क्या करेंगे, उन्हें अपॉइंट कर लेंगी कि हाँ जी आप हमारे यहाँ पे इस पोस्ट पे काम करो। तो इससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं उनके कारण। तो ग्लोबलाइजेशन जो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट में भी काफ़ी हद तक काम करता है। अब ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, हमारे जो भी फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक हो गए, ऑटोमोबाइल कंपनीज होगी, तो इनमें वो लोग क्या है कि वो लोग इन सब में प्रेजेंटली एम्प्लॉयड है। इन सब में ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि जो हमारा कैपिटल मार्केट जो है उसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। अब जैसे कि बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडियन कैपिटल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल मार्केट जो है वो भी काफ़ी हद तक डेवलप हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। एंड ब्रांड भी डेवलप हुआ है कि ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि प्रमोट किया ब्रांडेड गुड्स को।
अब सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स ही नहीं ब्रांडेड, बल्कि जो हमारे गारमेंट्स हो गए, स्नैक्स हो गए, जूसेस हो गए, अब ये सब भी ब्रांडेड अवेलेबल है हमारे देश में। जैसे बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स हैं ना, जैसे कि डोमिनोज, केएफसी, सैमसंग, ओप्पो, एलजी, ऐसे बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में अब, है ना। तो क्या है इससे कि भी फॉर जब ब्रांड डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी के अंदर भी तो इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ब्रांड डेवलपमेंट भी काफ़ी हद तक हुई है हमारे देश में। एंड सर्विस सेक्टर की जो ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में भी काफ़ी हद तक मदद की है। फॉरेन कंपनीज क्या करा, जब उन्होंने हमारे देश में एंट्री की तो उससे क्या हुआ कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है हमारे सर्विस सेक्टर के अंदर, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में। तो इनमें काफ़ी हद तक सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हुई है। ब्रेन ड्रेन भी रिड्यूस हुआ है। ब्रेन ड्रेन में क्या होता था कि भी जो बहुत सारे टैलेंटेड, एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड लोग जो हैं वो अच्छी सैलरीज के लिए, अच्छी वर्किंग कंडीशन के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए वो क्या करते थे, अपने देश से दूसरे देश में जाते थे ताकि उन्हें ये सब कुछ अवेलेबल हो। बट अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि अब बहुत सारे जो एमएनसीज हैं जो कि हमारे देश में अब सेटअप हो गई हैं, तो उससे क्या हुआ है कि ब्रेन ड्रेन काफ़ी कम हुआ है। अब जो एमएनसीज क्या करती हैं कि अट्रैक्टिव सैलरीज, पैकेजेस, बहुत सारा अच्छा मतलब कि वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करती हैं। जो भी हाईली स्किल्ड जो भी लोग होते हैं उनको, एजुकेटेड टैलेंटेड जो लोग होते हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है इंडिया के अंदर, है ना। तो इससे क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं कि भी बाहर नहीं जाते, यहीं पे काम कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, ब्रेन ड्रेन भी काफ़ी हद तक कम हुआ है। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ऑब्वियस है कि जब लोगों के पास पैसा होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो ऑटोमेटिकली ही इम्प्रूव होगा। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि बहुत सारी ऐसे इंडिया के अंदर बेटर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब हमें लो प्राइजेस पे भी अवेलेबल हैं। तो अब जैसे एसी है हमारे पास, मोबाइल फ़ोन्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं। अब क्या हुआ है कि भी अब ये मिडिल क्लास जो लोग हैं ना, मिडिल इनकम ग्रुप जो है, वो लोग भी इन लग्जरी प्रोडक्ट्स को ईजिली अवेल कर सकते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ रिच क्लास ही इसे यूज़ करते थे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट जो हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर आए हैं। अब कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं। नेगेटिव इफेक्ट से सबसे पहला है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि जब फॉरेन कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ग्लोबलाइजेशन के कारण, जो कि डेवलपिंग इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, तो वो कम्पीट नहीं कर सकता इन फॉरेन इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, वो लो प्राइजेस प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो तो हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो तो कम्पीट कर लेंगी, बट व्हाट अबाउट द एमएसएमईज, व्हाट अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्रीज, उनके लिए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उनके लिए तो ग्लोबलाइजेशन का एडवर्स इफेक्ट पड़ा है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है कि जो बाहर की जो कंपनीज हैं वो क्या बिलीव करती हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में बिलीव करती हैं। इवन बहुत सारी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो कि इंपोर्ट करती हैं बाहर से कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को। तो अब क्या है, सारा का सारा जो काम है वो कंप्यूटर्स कर लेते हैं, या जो मॉडर्न मतलब जो मशीनरीज हैं वो कर लेती हैं। तो इतनी लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हद तक इंक्रीज हो गया है। एंड कहीं ना ग्लोबलाइजेशन से लेबर एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है कि अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं उन्हें लोअर वेजेस पे रखा जाता है, उन्हें कम जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, उन्हें लॉन्ग वर्किंग आवर्स दिए जाते हैं। तो जो लेबर्स जो होते हैं वो इन कंडीशंस में भी काम करना चाहते हैं, कर लेते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये है कि लेस वेजेस आर बेटर देन द नो जॉब्स। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन जो है लेबर पे वो भी ग्लोबलाइजेशन के कारण काफ़ी बढ़ गया है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहती है कि भी जो ग्लोबल जो कंपनीज जो हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ भी हम वो सारे के सारे एफर्ट्स लगाते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमारे फेवर में बात करें, हमारे फेवर में रहें। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन करके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। इंक्रीज इन इनइक्वालिटीज़, अब जो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि इनइक्वालिटीज़ तो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ ही है। अब ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा किन्हें है, अगर देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और जो एमएनसीज हैं उन्हीं को तो फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का। स्मॉल या जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर तो एडवर्स इफेक्ट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये इनकम इनइक्वालिटी है डेवलपिंग नेशंस में तो स्पेशली। एंड प्रॉब्लम ऑफ ब्रेन ड्रेन, जो कि ब्रेन ड्रेन का जो ये पॉइंट था ये हमने पॉजिटिव इफेक्ट में पढ़ा था। ऐसी एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो
पॉइंट था वो हमने पॉजिटिव इफेक्ट में ही पढ़ा था, बट कहीं ना कहीं ये दोनों जो अनएम्प्लॉयमेंट और ब्रेन ड्रेन जो है कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पॉइंट भी है ग्लोबलाइजेशन का। कैसे? जो ब्रेन ड्रेन प्रॉब्लम कैसे बढ़ गई है? अब क्या होता है, जो ग्लोबल कंपनीज क्या करती हैं, हमारे जो हाईली स्किल्ड और जो हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं उन्हें रिक्रूट तो कर लेती हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी वेजेस देती हैं, पर कुछ टाइम बाद क्या करती हैं, उन्हें क्या करती हैं, यहाँ से शिफ्ट कर देती हैं, पोस्ट कर देती हैं अब्रोड में। तो उससे क्या होता है, ब्रेन ड्रेन ही तो इंक्रीज हो रहा है, हमारा टैलेंटेड पर्सन किसी और देश में जाके काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो गई है। स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ कि स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में जो ग्लोबल कंपनीज जो हैं वो बहुत कम एंट्री करती हैं। जो ये ग्लोबल कंपनीज क्या करती हैं, मेनली एंट्री जो लेती हैं वो लेती हैं उन एरियाज़ में, जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, टूथपेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे वो एंट्री लेती हैं। बट ये जो जितने भी हमारे कंज्यूमर गुड्स जो हैं ये हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किसी भी नेशन के लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि ये जो जितनी भी ग्लोबल कंपनीज जो हैं ये हमारे स्ट्रैटेजिक एरिया, जैसे कि पावर सेक्टर होता है हमारा, फर्टिलाइजर्स होते हैं, स्टील इंडस्ट्रीज होती हैं, तो ये करती हैं उधर तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रही, जो कि एक तरह के रिस्की प्रोजेक्ट्स हैं, तो वहाँ पे तो बहुत लिमिटेड सा इन्वेस्ट करते हैं या फिर होता ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं बहुत लेस स्ट्रेटेजिक एरियाज में इनकी एंट्री होती है। एंड उसके बाद है डोमिनेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज, कि जो ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है कि भी ग्लोबलाइजेशन ना हेल्प करता है जो फॉरेन कंपनीज होती है ना उनके मार्केट शेयर को और एनलार्ज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक मार्केट जो है उसमें सबसे बड़ा जो शेयर है वो किसके पास है? देखा जाए तो कोका कोला और पेप्सी के हाथ में ही तो है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के कारण डोमिनेंस होता है, डोमिनेंस क्रिएट होता है, तो ये भी बहुत बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट है। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अब जो कंज्यूमर्स जो हैं वो लग्जरी मतलब कि प्रोडक्ट्स को लेना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि भी वो लोग क्या कर रहे हैं कि वेस्टफुल कंजम्पशन कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जब ज़्यादा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा तो हमारी क्या होगा, सेविंग्स कम होगी, और क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी, तो कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी पड़ता है। इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होती हैं। अब जितनी भी फॉरेन कंपनीज जो होती हैं वो ट्राई करती हैं कि हम वहाँ अपना बिजनेस यूनिट सेटअप करें जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो हैं वो उन्हें ईजिली अवेलेबल हो जाए और सब कुछ ईजिली अवेलेबल हो जाए। वो बैकवर्ड एरियाज़ की तरफ तो देखना ही पसंद नहीं करती, वो चाहती नहीं कि हम बैकवर्ड एरियाज़ में कहीं जाके काम करें। तो इससे क्या होता है कि भी जो डेवलप एरियाज़ हैं वो तो उनके तो ऑलरेडी जिनकी डेवलपमेंट हो रखी है वो और डेवलप हो जाते हैं, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि वो बैकवर्ड ही रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का। एंड टैक्स एविशन, कि भी होस्ट कंट्री जो होती है वो क्या करती है, कॉर्पोरेशन टैक्स तो ऑब्वियस लगाएगी ही ना, क्योंकि अब तुम हमारे देश में आके सब कुछ कर रहे हो, हमारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, हर एक चीज़ हमारे यहाँ यूज़ कर रहे हो, तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। अब तो क्या करते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स लगा देते हैं, तो उस टैक्स से बचने के लिए जो फॉरेन कंपनीज क्या करती हैं, अपने प्रॉफिट्स को ना कम दिखाती हैं। कैसे कम दिखाती हैं, वो क्या करती हैं, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग मेथड जो होता है ना उसको अडॉप्ट करती हैं। मेथड में क्या होता है कि जो हमारी जो ग्लोबल कंपनीज क्या करती हैं, बाय करती हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना, वो अपनी सब्सिडरी अब्रॉड जो होती है वहाँ से हाई प्राइजेस पे परचेज कर लेती हैं, ठीक है, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, एंड उसके करती हैं लोकल प्रॉफिट्स पे, कम प्रॉफिट्स पे उसको, जो जिनका मतलब जो कि रिड्यूस होते हैं लोकल, उससे क्या होता है कि अब मान लो वो हाई प्राइजेस पर कुछ परचेज कर रही हैं, तो उससे क्या होगा कि उनके जो लोकल प्राइजेस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे। एंड सिमिलरली क्या होता है, जो ग्लोबल कंपनीज क्या करती हैं, एक्सपोर्ट करती हैं उनके जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, जो कि उन्होंने हमारे देश में बनाए हैं, उनके सब्सिडरी अब्रॉड में कम प्राइजेस पे एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब वहाँ से इंटरमीडिएट गुड्स को वो महंगे प्राइसेस से खरीद रही हैं, एंड उससे क्या हो रहा है, उनका प्रॉफिट कम हो रहा है, एंड एक्सपोर्ट करती हैं उन प्रोडक्ट्स को अपनी सब्सिडरी अब्रॉड के अंदर कम प्राइसेस से। इससे क्या होता है कि उनका
अंडर वैल्यू हो जाती है उनकी एक्सपोर्ट, उनके जो लोकल प्रॉफिट्स होते हैं वो कम शो होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भी जो ग्लोबल कंपनीज क्या करती हैं, ओवर इन्वॉइस करती है अपने इंपोर्ट को और अंडर इन्वॉइस करती है अपने एक्सपोर्ट को, ताकि उनके प्रॉफिट्स कम शो हो। कहीं ना कहीं वो क्या करती है, मैन्युपुलेशन करती हैं बिल्स की। तो जो फॉरेन कंपनीज होती हैं, जो ग्लोबल कंपनीज होती हैं, वो टैक्स को अवेड करती हैं। तो ये सारे जो है ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के। बट काफ़ी हद तक अगर देखा जाए कि अगर जो ये एलपीजी है, ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन के लिए हमने प्राइवेटाइजेशन की, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ को हमने फ्लेक्सिबल बनाया, तो कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव पॉजिटिव इफेक्ट दोनों ही हैं। बट कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है, ये जो ग्लोबलाइजेशन जो है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हुए हैं, क्योंकि हमारी पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई। कहीं ना कहीं हमारा बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है हमारे ट्रेड में, हमारे फॉरेन ट्रेड में इंक्रीज हुआ है। सो that's all about the today's video. Thank you so much for watching the video.